हाँ जी बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक है एसेंट फॉर्मूला। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कैपिलरी एक्शन। व्हाट इज कैपिलरी एक्शन? इट इज राइज, एसेंट भी कह सकते हैं और डिसेंट भी कह सकते हैं। राइज और फॉल ऑफ लिक्विड लेवल इनसाइड अ कैपिलरी इमर्स्ड इन अ लिक्विड एज कंपेयर टू द लेवल आउटसाइड द कैपिलरी। तो जैसे एक पतली सी कैपिलरी आप इमर्स करेंगे किसी लिक्विड के अंदर, तो इस कैपिलरी के अंदर लिक्विड का लेवल राइज करेगा। देखो जैसे यहाँ पे ये लिक्विड का लेवल राइज कर गया बाहर के लेवल के मुकाबले में, और कभी कभी ये लेवल फॉल भी कर जाता है। दिस इज कॉल्ड एज कैपिलैरिटी और कैपिलरी एक्शन। अब किन केसेस में लेवल फॉल करेगा? देखिए जहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट हो, या ऐसा लिक्विड जो वेट करेगा सॉलिड के सरफेस को। फॉर एग्जांपल ग्लास कैपिलरी इज डिप्ड इन वाटर। तो ये जो केस है ये वाटर का केस है। इफ अ ग्लास कैपिलरी इज डिप्ड इन वाटर लेवल विद इन द ग्लास कैपिलरी विल राइज एज कंपेयर टू द आउटर लेवल। और ये दूसरा केस है मर्करी एंड ग्लास का। इफ अ ग्लास कैपिलरी इज डिप्ड इनसाइड मर्करी, then the mercury level within the capillary will fall as compared to the level outside the capillary। अंदर का लेवल नीचे है, बाहर का लेवल ऊपर है। ये उन केसेस में होगा, उन लिक्विड्स के केसेस में which do not wet the solid surface and you can say कि जिनके केस में एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑब्ट्यूज है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया। लेवल राइज किस केस में करेगा? उन केसेस में करेगा जहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट बन रहा है। अगर आप यहां पर देखें तो बेटा यहां पे अगर मैं यहां टेंजेंट ड्रॉ करूं लिक्विड सरफेस की और यहां सॉलिड सरफेस विद इन द लिक्विड, तो आप देखोगे इन दोनों के बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा है थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल है। और जिन केसेस में थीटा ऑब्ट्यूज होता है, जैसे यहां पे लिक्विड की टेंजेंट ड्रॉ करूं लिक्विड सरफेस की और सॉलिड सरफेस की विद इन द लिक्विड, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बन रहा है ना, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इस केस में लेवल फॉल करेगा। कितना राइज करेगा, कितना फॉल करेगा, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो मैंने पिछली क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था। दैट फॉर्मूला इज हाइट। ये देखिए ये हाइट है, जिस हाइट तक ये राइज कर रहा है लेवल। ठीक है, ये वाली जो हाइट है, कितनी हाइट से ये एसेंट करेगा या डिसेंट करेगा, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। दैट इज H is equal to twice S. S represents surface tension divided by capital R rho G, where R is the radius of meniscus। ये देखिए ये यहाँ पर बेटा सफेरिकल मेनिस्कस है, कनकेव अपवर्ड्स है। हमने यहाँ केस लिया कनकेव अपवर्ड, कॉन्वेक्स अपवर्ड हुआ तो उस केस में लेवल फॉल करेगा। अपने आप फॉर्मूला आपको बता देगा लेवल राइज करेगा कि फॉल करेगा। तो ये जो सफेरिकल सरफेस है इसका रेडियस है कैपिटल R। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। और स्मॉल आर देखिए यहाँ पे ये जो स्मॉल आर है दिस इज रेडियस ऑफ कैपिलरी। तो अगर रेडियस ऑफ कैपिलरी के टर्म्स में फॉर्मूला लिखना हो तो यही फॉर्मूला आ जाता है ट्वाइस एस अपॉन स्मॉल आर रो जी, बट अब न्यूमिनेटर में आ जाएगा कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। अभी हम इसको डिराइव करने जा रहे हैं। तो ये जो डेरिवेशन है बेटा ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा ये डेरिवेशन पूछी जा सकती है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है और डेरिवेशन भी सीधा सीधा पूछी जा सकती है। चलिए जरा क्विकली देखते हैं कैसे है। बिल्कुल सिंपल है ये डेरिवेशन। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम ए, सबसे पहले हमने कैपिलरी इमर्स की। जैसे ही हमने कैपिलरी इमर्स की, कैपिलरी के अंदर लिक्विड का जो मेनिस्कस है अगर आप देखें तो ये मेनिस्कस कैसा हो चुका है, कनकेव अपवर्ड्स, इजंट इट। जब मेनिस्कस कनकेव हो गया तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था जिस डायरेक्शन में मेनिस्कस कनकेव हो वहां एक्सेस प्रेशर होता है, मतलब यहां ऊपर प्रेशर एक्स्ट्रा है। जिस डायरेक्शन में मेनिस्कस कनकेव है वहां पर प्रेशर एक्स्ट्रा है, राइट। हाँ, तो बेटा यहां पर प्रेशर एक्स्ट्रा है। हाँ, जहां मेनिस्कस प्लेन होगा, देखिए ये कैपिलरी के अंदर लिक्विड है, लिक्विड सरफेस के जस्ट ऊपर एक पॉइंट है ए, जस्ट नीचे एक पॉइंट है बी। तो पक्की बात है पॉइंट ए का प्रेशर ज्यादा होगा पॉइंट बी से। कितना ज्यादा होगा? एक्सेस प्रेशर का जो फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा पी, आपको याद होगा एयर बबल का और लिक्विड ड्रॉप के लिए हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था ट्वाइस एस बाय आर। तो डेल्टा पी कितना होगा? ट्वाइस एस बाय आर। अब डेल्टा पी क्या है? पॉइंट ए पे प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉइंट बी।
तो प्रेशर एट पॉइंट ए माइनस प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू ट्वाइस एस अपॉन हाँ, इट शुड बी इक्वल टू ट्वाइस एस अपॉन आर. इट इज ट्वाइस एस अपॉन आर. अब बेटा पॉइंट ए पे प्रेशर कितना भाई, ऊपर से जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो ये जो P है ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो पॉइंट सी पे भी, पॉइंट सी कहां पे है, ये भी है पॉइंट जस्ट अबव द लिक्विड लेवल, बट कहां पे, आउटसाइड द कैपिलरी. और पॉइंट डी कहां पे है, जस्ट बीनीथ द या जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. तो देखिए बेटा पॉइंट ए पे जो प्रेशर है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर P. तो पॉइंट बी का प्रेशर इसके बेसिस पॉइंट बी का प्रेशर आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस ट्वाइस एस बाय आर. यस सर नो, ठीक है. सो पॉइंट बी का प्रेशर हमें मिल गया, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस ट्वाइस एस बाय आर. किस बेसिस पे, मेनिस्कस कनकेव था. अगर मेनिस्कस कनकेव अपवर्ड है तो ऊपर वाले डायरेक्शन में, जहां पे कनकेव है वहां एक्स्ट्रा प्रेशर होना चाहिए. नीचे के मुकाबले में कितना एक्स्ट्रा होगा, ट्वाइस एस बाय आर एक्स्ट्रा होगा. ऊपर कितना है, P है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो नीचे कितना हो जाएगा पॉइंट बी पे, P माइनस ट्वाइस एस बाय आर. तो ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया. नाउ अब आते हैं सी और डी पे. तो यहां पर अगर हम देखें, प्रेशर एट पॉइंट सी शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी, और दोनों किसके इक्वल होंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये इक्वल क्यों है, बिकॉज मेनिस्कस इज प्लेन. प्लेन मेनिस्कस है, जहां पे मेनिस्कस प्लेन होता है वहां पे देयर इज नो एक्सेस प्रेशर. ऊपर और नीचे प्रेशर बराबर होगा, तो ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो पक्की बात है पॉइंट डी पे भी कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो पॉइंट डी का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पॉइंट बी का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस ट्वाइस एस बाय आर. नाउ पॉइंट्स, these two points, which points, point B and D lie at same horizontal level. ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ. अगर ग्रेविटी है भी तो भी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बराबर होना चाहिए, बट यहां पे नहीं है. एंड प्रेशर एट B इज लेस देन प्रेशर एट D. यस और नो. कैसे पता चला, इन इक्वेशंस की नंबरिंग कर सकते हो. नंबर 1 इसको आप नंबर 2 मार्क कर सकते हैं. From equations 1 and 2 it is clear that pressure at B is less than pressure at D. So pressure at D ज्यादा है, same horizontal level पे है, तो क्या होगा, liquid will begin to flow from D to B. liquid D से B की ओर ट्रेवल करेगा, बाहर से B की ओर ट्रेवल करेगा. Therefore liquid will flow from D to B. कब तक, till pressure at same horizontal level becomes constant. Till pressure at same horizontal level becomes constant. तो तब तक लिक्विड फ्लो करेगा जब तक प्रेशर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे बराबर ना हो जाए. एज ए रिजल्ट अब फाइनल स्टेज आ गई है, स्टेज नंबर बी, ये वाली. लिक्विड राइज करता करता यहां तक आ गया, यहां तक हाइट एच तक लिक्विड लेवल राइज किया, अब इक्विलिब्रियम आ चुका है, अब फर्दर लिक्विड राइज नहीं करना. अब देखिए पॉइंट ए कहां था, मेनिस्कस के जस्ट ऊपर, और बी कहां था, जस्ट नीचे. ए और बी ये दोनों पॉइंट्स ऊपर जा चुके हैं. अब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो नया पॉइंट आया है वो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ई. तो दिस इंप्लाइज दैट अब क्या होना चाहिए, नाउ प्रेशर एट ई या प्रेशर एट डी मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट ई. यस और नो. ओके, सो ये जो प्रेशर एट ई है ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए प्रेशर एट बी प्लस एच रो जी. इजंट इट. बी पे जो प्रेशर है उससे एक्स्ट्रा कितना होगा, क्योंकि इसके नीचे लिक्विड कॉलम है, हाइट एच का प्लस एच रो जी. इसका मतलब ये हो गया पॉइंट डी पे प्रेशर था P, पॉइंट बी पे प्रेशर कितना था, P माइनस ट्वाइस एस बाय आर. यहां पर फिर से आप रीजन दे सकते हैं ब्रैकेट में, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 हमने ये वैल्यूज पुट की, प्रेशर एट डी की और प्रेशर एट बी की, प्लस एच रो जी. यस और नो. तो देखो ये P और B कैंसल आउट हो गया. जैसे ये कैंसल आउट हो गया, अब आप किसी एक को ट्रांसपोज कर लीजिए. अब आप यहां पे अगर आप इसको ट्रांसपोज करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट H rho G is equal to twice S upon R, or we can say
H इज इक्वल टू ट्वाइस एस अपॉन कैपिटल आर रो जी। यही फॉर्मूला तो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, तो फाइनली हम इस फॉर्मूले पे अराइव कर चुके हैं। दिस इज एसेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो बेटा बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। शुरुआत में मेनिस्कस कनकेव था, पी पे प्रेशर कम था, ट्वाइस एस बाय आर एस सॉरी बी पे कम था, पी पे ज्यादा था, एक्स्ट्रा था। पॉइंट ए पे प्रेशर ज्यादा था, बी पे कम था। ए पे कितना था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बी पे हो गया पी माइनस टू एस बाय आर। ठीक है, और सी और डी चूंकि मेनिस्कस प्लेन है प्रेशर बराबर होगा, तो सी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो डी का भी कितना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोनों पॉइंट्स बी और डी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, बट प्रेशर बराबर नहीं है, डी पे प्रेशर ज्यादा है। तो पक्की बात है लिक्विड डी टू बी की ओर फ्लो करेगा। कब तक? जब तक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर कांस्टेंट ना हो जाए। तो फाइनली स्टेज आ गई ये वाली जो डायग्राम बी में दिखाई गई है। तो ये स्टेज आने के बाद प्रेशर पॉइंट डी और ई का बराबर होगा। अब यहाँ पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो पॉइंट है डी के लेवल पे वो कौन सा आ चुका है? ई। तो फॉर श्योर प्रेशर एट डी इज इक्वल टू प्रेशर एट ई। प्रेशर एट ई क्या होगा? प्रेशर एट बी प्लस एच रो जी, क्योंकि जो बी पे प्रेशर है उसके नीचे हाइट एच का कॉलम है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। बस डी और बी के प्रेशर की वैल्यूज पुट की, पी पी कैंसिल आउट हो गया, वहां से अपने आप ये पहला वाला फॉर्मूला आ गया, एच इज इक्वल टू ट्वाइस एस अपॉन आर रो जी। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बना देते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, ज्यादातर बेटा रेडियस ऑफ द मेनिस्कस डायरेक्टली नहीं मेजर किया जा सकता। कैपिटल आर जो है दैट इज रेडियस ऑफ द मेनिस्कस, लेकिन रेडियस ऑफ द कैपिलरी डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है। तो क्यों ना कैपिटल आर की वैल्यू हम स्मॉल आर की टर्म्स में लिखें। तो अब आप डायग्राम सी पे आइए, यहां देखिए बेटा, ये जो OG है स्मॉल आर दैट इज रेडियस ऑफ द कैपिलरी, और ये जो IR है, आई है सेंटर ऑफ सफेरिकल मेनिस्कस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सफेरिकल मेनिस्कस। इस पूरे सफेरिकल मेनिस्कस का जो सेंटर बन रहा है वो I है। तो पॉइंट I से लेके पॉइंट G का डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और O से लेके G तक दिस इज रेडियस ऑफ कैपिलरी। अब बेटा ये जो एंगल है कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में, ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। कैसे? तो देखिए बेटा, ये जो GO है ये परपेंडिकुलर है किसके? वॉल ऑफ द कैपिलरी के। GO इज परपेंडिकुलर टू वॉल ऑफ द कैपिलरी, राइट। तो अगर मैं इसको ये मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूं एंगल, तो ये एंगल 90 है। ठीक है, अब ये टेंजेंट है लिक्विड सरफेस की। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट मिल गया हमें थीटा। अब टेंजेंट और रेडियस ऑफ मेनिस्कस कैपिटल आर, ये टेंजेंट और ये कैपिटल आर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो आप इसको ऐसे विजुअलाइज करो, एक पूरे राइट एंगल को आपने एंगल थीटा से रोटेट किया। अगर ये वाली आर्म एंगल थीटा से रोटेट होगी, तो वो वाली आर्म जो परपेंडिकुलर आर्म थी जो पहले GO पे थी, अब वो GI पे आ चुकी होगी, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। दिस इंप्लाइज दैट अब नो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू कॉस थीटा। जब स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर कॉस थीटा, तो दैट सिंपली मीन्स capital R is equal to small r upon cos theta. Now, if we substituting in equation 3, तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखें तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट एसेंट फॉर्मूला एक और फॉर्म में हमारे पास आ चुका है, दैट इज H इज इक्वल टू ट्वाइस S cos थीटा अपॉन स्मॉल r रो g। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपके पास आ गया, दोनों फॉर्म्स में फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं। यही है बेटा एसेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फाइनल एसेंट फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। बाकी आपके नोट्स में ये रिटर्न है, तो अगर आप चाहें वहां से भी देख सकते हो, और मैंने यहाँ पे वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद आपने इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, हाँ एक चीज और थी, देखो मैंने आपसे कहा था फॉर्मूला खुद ही आपको बता देगा ये लेवल राइज करेगा कि फॉल करेगा। इस फॉर्मूले को अगर आप देखें, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 लिख देता हूं। इस फॉर्मूले को अगर आप देखें तो यहां पर बेटा ये cos थीटा की टर्म्स में फॉर्मूला है। हमने क्या कहा था, किस केस में लेवल फॉल करेगा? जब थीटा ग्रेटर देन 90 होगा। जब थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो cos थीटा नेगेटिव होगा, लेस देन 1 होगा, दैट इज नेगेटिव। तो थीटा की वैल्यू कैसी आएगी हमारे पास? दैट वुड बी नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, सो दैट इज थीटा सॉरी हाँ दैट इज cos थीटा इज नेगेटिव, cos थीटा इज नेगेटिव।
जब cos थीटा नेगेटिव होगा दिस इंप्लाइज दैट h इज नेगेटिव। जब h नेगेटिव हुआ तो उसका क्या मतलब हुआ कि अब एसेंट नहीं हो रहा बल्कि डिसेंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि h की वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ गई। तो ये फॉर्मूला अपने आप बता देगा लेवल राइज करेगा कि फॉल करेगा, राइट। इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। एक चीज और मैंने यहां पे आपसे डिस्कस की थी, इफ द कैपिलरी इज ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, if the capillary is of insufficient length, if the capillary is of insufficient length, what does it mean? मान लीजिए ये फॉर्मूले में सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी, एस की, थीटा की, आर, रो, जी सब और फॉर्मूला आपसे कह रहा है कि लेवल राइज करना चाहिए 10 सेंटीमीटर की हाइट तक, बट आपकी कैपिलरी की हाइट ही 6 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर से कम है, मतलब उसकी लेंथ इनसफिशिएंट है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जिस हाइट तक जाना चाहिए था उससे कम है, तो क्या लिक्विड ओवरफ्लो करेगा? पहली नजर में लगता है शायद ओवरफ्लो करेगा, बट इट विल नॉट। So in this case liquid will not overflow. Liquid, will it overflow? No, it will not overflow. ऐसा नहीं हो सकता कि ये ओवरफ्लो करे। क्यों? इसके लिए बेटा अगर तो आप इक्वेशन नंबर 3 को उठाएं फ्रॉम इक्वेशन 3, तो h की वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो पहले तो आप ये चीज समझे, मान लीजिए ये कैपिलरी है, इसकी है लेंथ इनसफिशिएंट है, ठीक है। तो पहले जब लिक्विड टॉप तक पहुंचा तो उसका मेनिस्कस कुछ ऐसा था, ठीक है। ये छोटा सा सफेरिकल मेनिस्कस है, इसका सेंटर यहां बन रहा है, इसका रेडियस स्मॉल होगा। लेकिन जैसे लिक्विड अभी ओवरफ्लो करने से पहले लिक्विड का लेवल राइज करेगा, लेवल राइज करेगा। अब देखो ये बड़ा सफेयर बन गया, इसका सेंटर कहीं यहां पे होगा, तो कैपिटल आर की वैल्यू बढ़ गई। बिकॉज व्हेन लिक्विड रीचेज द टॉप, when liquid reaches top, when liquid reaches top of capillary, ठीक है, मैं सिंपली टॉप लिख रहा हूं, टॉप ऑफ द कैपिलरी पे पहुंचेगा, कैपिटल आर बिगिंस टू इंक्रीज, कैपिटल आर बिगिंस टू इंक्रीज। अब इक्वेशन नंबर 3 में देखिए, आर डिनोमिनेटर में है, यहां पे ये देखो इस इक्वेशन में कैपिटल आर डिनोमिनेटर में है ना, तो कैपिटल आर अगर बढ़ना शुरू होगा तो एच की वैल्यू अपने आप कम होनी शुरू हो जाएगी, एंड इट विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ कैपिलरी। सो लिक्विड विल नॉट ओवरफ्लो, व्हाई? बिकॉज व्हेन लिक्विड रीचेस द टॉप, capital R begins to increase, shape of the meniscus will change, capital R will begin to increase, and value of H is adjusted according to the length or height of the capillary। नहीं तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, H into R, इक्वेशन नंबर 3 से देखिए वो क्या आ रहा है, ट्वाइस S अपॉन, आई एम सॉरी R तो उधर ले गया, ट्वाइस S अपॉन रो G। क्या ये एक फाइनाइट कांस्टेंट है कि नहीं? इट इज अ फाइनाइट कांस्टेंट, क्योंकि सरफेस टेंशन फिक्स्ड होगी, डेंसिटी फिक्स्ड है, जी फिक्स्ड है, 2 कांस्टेंट है, तो H और R का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो होगा क्या, जैसे R बढ़ना शुरू हो जाएगा तो H की वैल्यू अपने आप कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट। आप ऐसे लिख लीजिए या सिंपली इक्वेशन लिखिए और बताइए, व्हेन लिक्विड रीचेस द टॉप R विल बिगिन टू इंक्रीज, एज अ रिजल्ट वैल्यू ऑफ H विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ कैपिलरी, ठीक है। और इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते थे, इसी को आप ऐसे भी कह सकते थे, थीटा विल बिगिन टू इंक्रीज, थीटा विल इंक्रीज, और जब जब थीटा इंक्रीज करता है तो कॉस थीटा डिक्रीज करता है। जैसे लिक्विड ऊपर जाएगा, पहले अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, पहले मेनिस्कस यहाँ पे था तो ये टेंजेंट यहाँ पे है, तो सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस की टेंजेंट के बीच में ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, बाद में इसका मेनिस्कस ऊपर जा रहा है तो देखो थीटा बढ़ गया, थीटा विल इंक्रीज and this implies that cos theta will decrease, cos theta will decrease। जब cos theta decrease करेगा, this implies that value of h will decrease, value of h will decrease। तो h की वैल्यू अपने आप डिक्रीज होते होते उस लेवल पे आके एडजस्ट हो जाएगी जितनी हाइट ऑफ द कैपिलरी है, ठीक है। तो अगर कैपिलरी की हाइट इनसफिशिएंट हुई तो लिक्विड कैन नॉट ओवरफ्लो। क्यों नहीं ओवरफ्लो करेगा, दो अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं, इस फॉर्मूले को लेंगे तो देखो बेटा, जब टॉप पे पहुंचेगा तो मेनिस्कस ऊपर चढ़ना शुरू होगा तो थीटा बढ़ना शुरू हो जाएगा, थीटा बढ़ेगा cos 0 1 होता है, cos 90 0, थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा की वैल्यू कम होगी, cos थीटा की वैल्यू कम होगी तो h की वैल्यू कम होगी, तो h की वैल्यू अपने आप एडजस्ट हो जाएगी जितनी हाइट ऑफ द कैपिलरी है, राइट। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी बेटा। तो
आज के लिए इतना ही। ये पार्ट आपका हाइड्रोस्टैटिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हाइड्रोस्टैटिक्स कंप्लीट करने के बाद अगला पार्ट है हमारा हाइड्रोडायनेमिक्स। तो अब हम हाइड्रोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें फ्लूइड्स का मोशन स्टडी करेंगे, जिसमें हम फ्लूइड फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे कि जब फ्लूइड्स फ्लो करते हैं तो एक लेयर दूसरी लेयर के रिलेटिव मोशन को कैसे अपोज करती है। तो वो सब चीजें इसमें डिस्कस करूंगा अगले पार्ट में। बट आज के लिए इतना ही, और इसके बाद आप इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करो, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे, दैट इज हाइड्रोडायनेमिक्स। ऑल द बेस्ट।